नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 28 जनवरी 2024 को जब एक बार फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ जुड़े और नवीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो कई लोगों को इससे काफी गुस्सा आया। और इस वजह से अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो तरह तरह की बातें नीतीश कुमार जी के बारे में कही जा रही हैं। लेकिन साथ में कुछ लोग खुश भी हुए। बीजेपी वाले बहुत खुश थे क्योंकि इससे जो गिरती पड़ती बीजेपी बिहार में थी उसमें थोड़ी बहुत जान आ गई। और उधर सबसे बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन का ही हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको वो कुछ नहीं बताऊंगा जो इस समय ऑलरेडी न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। हमेशा की तरह मैं पहले आपको डेटा दिखाऊंगा और जब ये डेटा आप देखेंगे तो इससे जो दो तीन निष्कर्ष निकलते हैं, मैं पहली स्लाइड आज वहीं से शुरू कर रहा हूं और उसके बाद में देखेंगे कि ये डेटा क्या कहता है। इस एपिसोड में मैंने दो निष्कर्ष निकाले हैं डेटा को देखकर। सबसे पहला तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो भी किया, जब उन्होंने एनडीए छोड़ा और फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर दोबारा से उन्होंने एक बार इंडिया अलायंस को छोड़ा और वापस एनडीए में गए, ये पूरा जो प्रोसेस था ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी आप मान सकते हैं बीजेपी की थी, जिसको आप चाणक्य स्ट्रैटेजी कहते हैं। और दूसरी तरह से अगर आप देखें, अगर आप फेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अदर साइड ऑफ द फेंस, तो आपको ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप चाहे जितना भी नीतीश कुमार को गाली दे लीजिए, लेकिन जब आप इस डेटा को देखेंगे और इसमें कोई नया डेटा नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि गलती हम लोगों से हुई है, यानी कि जो लोग विपक्ष में थे, हम लोगों ने इस डेटा पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि अगर डेटा पर ध्यान दिया होता तो ये बड़ी साफ बात थी कि नीतीश कुमार जी इस नए अलायंस में या इंडिया गठबंधन में कभी टिक ही नहीं सकते हैं। डेटा के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश ही थी। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े क्रिटिक थे, सबसे ज्यादा उनको बुरा भला कहते आए थे, वो आज बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये दोनों बीजेपी से हैं। उधर केसी त्यागी, जो जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, पिछले 18 महीने से वो कभी चुप ही नहीं हुए। लगभग रोज ही आरजेडी, लालू यादव और कांग्रेस को वो लगातार गालियां देते रहे और नीतीश कुमार जी त्यागी जी को कभी चुप करा ही नहीं पाए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे जेडीयू हो, जेडीएस हो, आरजेडी हो, लोक दल हो, ये सारी एक जमाने में जनता पार्टी से निकली हुई हैं। जनता पार्टी से पहले जनता दल बना 1988 में, वीपी सिंह थे उस समय। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड 2003 में बना। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में, 1994 में मिलकर समता पार्टी बनाई थी, जो बाद में 2003 में जेडीयू में मर्ज कर दी गई थी। तो एक केवल ऐसी पार्टी है आरजेडी, लालू यादव वाली, जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। बाकी सारी जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो फंडामेंटली एक एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करती हैं। कई बार चुनावी दृष्टि से ये हो सकता है कि कोई एक दल, जैसे कि समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर वो एक इलेक्शन लड़ ले, लेकिन इनका जो फिलॉसफी है इन पार्टीज की, वो हमेशा से एंटी कांग्रेस ही रही है। मैं आप लोगों को नीतीश कुमार के बारे में बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड देता हूं, जिससे आपको और ये बात समझ आ जाएगी
कि वो एनडीए के कितना करीबी रह चुके हैं। सबसे पहली बार नीतीश कुमार जी 2000 में इलेक्शन हुआ था, उसमें इन्होंने ये कोशिश की थी कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। जेडीयू को उस समय 21 सीट मिली थी, आरजेडी को 124 और बीजेपी को 67। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, उनका मकसद उस समय ये था कि सारी पार्टी मिलकर उनको वहां का मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 7 दिन के अंदर ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। उस समय यूनाइटेड बिहार था और यहाँ पर 324 सीट्स थी। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए। पहली बार फरवरी में हुआ, जिसमें एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया। कोई भी पार्टी वहां पर जोड़ तोड़ करने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, इसलिए प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा दिया गया। 7 महीने तक प्रेसिडेंट्स रूल रहा। उसके बाद नवंबर में दोबारा से चुनाव हुए। इस बार जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसमें वो पार्टी पावर में आई और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बनाए गए। इस सरकार ने यानी कि 14वीं असेंबली के टाइम यहाँ पर पूरी अपनी टर्म इन्होंने वहां पर पूरी की। 5 साल तक वो वहां के मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2010 के चुनाव के बाद बनाया गया। ये चुनाव जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की उन्होंने मिलकर लड़ा था और कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। इसमें ये 2010 का इलेक्शन ऐसा है जिसमें आज तक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी और जेडीयू की तभी रही थी। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 3.25 साल काम किया, लेकिन फिर उनसे बीजेपी से अनबन हो गई और 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का एक तरह से बिहार में सफाया हो गया। इस पुअर परफॉर्मेंस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को एक डमी चीफ मिनिस्टर के तौर पर बिठाया गया। लेकिन फिर से अगले चुनाव से जस्ट पहले नीतीश कुमार वापस वहां के मुख्यमंत्री बने। वो इतनी आसानी से नहीं बने, उन्हें जीतन राम मांझी को पार्टी से एक्सपेल करना पड़ा। तो बाद में लगभग 9 महीने वो फिर से वहां के मुख्यमंत्री चौथी बार बने। 2015 का बिहार असेंबली का एक इलेक्शन एक अकेला ऐसा है जिसमें महागठबंधन बना। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा और उसके बाद नीतीश कुमार को एक बार फिर से 5वीं बार वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 2015 के चुनाव में आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी 80, जेडीयू की 71 और कांग्रेस की केवल 27 सीट थी। फिर भी नीतीश कुमार को इसलिए वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया कि इस गठबंधन को चलाने के लिए और बीजेपी को दूर रखने के लिए ये ही सबसे अच्छी चॉइस माने जाते थे। लेकिन ये सरकार केवल 1.25 साल चली। नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार जंप मारा और वो वापस एनडीए में चले गए और उन्होंने छठी बार फिर से एक बार शपथ ली बिहार के मुख्यमंत्री की। 2020 का चुनाव तो काफी रिसेंट है और आप लोगों को इसके बारे में याद होगा। ये चुनाव जेडीयू और एनडीए ने मिलकर बिहार में लड़ा। इसके नतीजे कुछ ऐसे आए कि जेडीयू ऐसी पोजीशन में आ गया कि वो बार्गेनिंग कर सके। इसमें आरजेडी की 75 सीट्स आई, वो लार्जेस्ट पार्टी थी। बीजेपी की 74, एक सीट कम, और जेडीयू की 43 सीट, 43 सीट। तो किधर भी अगर जेडीयू जुड़ जाती तो उनकी सरकार बनती। इसलिए नीतीश कुमार के एक बार फिर से वारे न्यारे हो गए। वो 7वीं बार वहां के मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने छोड़ दिया। 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन बन गया। वहां पे आरजेडी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई और 28 जनवरी को, जैसे आप जानते हैं, वो फिर से पलट गए, एक और जंप मारा। 9वीं बार उन्होंने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली और इसीलिए शायद नीतीश कुमार जी को पलटू राम की उपाधि दे दी गई है।
तो सन 2000 से अगर आप देखें, जब समता पार्टी थी और उसके बाद 2003 में जेडीयू में नीतीश कुमार जी जुड़े, तो लगभग 24 साल बनते हैं। इन 24 सालों में से नीतीश जी 14 साल 92 दिन 14 ईयर्स एंड 92 डेज ये एनडीए के साथ रहे हैं, जो कि 82% समय बनता है। 82% of the time Nitish Kumar has been with the NDA in the last 24 years। और महागठबंधन के साथ वो इस दौरान में 3 साल और लगभग 2 महीना रहे हैं। He has been with the महागठबंधन for about 18% of the time। तो ये लगभग 17 साल का हिसाब है। बाकी टाइम में राबड़ी देवी वहां की मुख्यमंत्री रही 5 साल और प्रेसिडेंट्स रूल रहा 7-8 महीने के लिए। अब थोड़ी सी एक हम गेम खेलेंगे। मैं आपको एज अ ऑब्जर्वर एक नेगोशिएशन टेबल पर बिठा रहा हूं। नेगोशिएशन चल रहा है कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच में। अगला जो चुनाव होगा बिहार में 2025 में, उसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूं आपको ये दिखाने के लिए कि नीतीश कुमार इसमें कहीं भी फिट नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने 3 साल का इलेक्शन का डेटा आपके सामने हर पार्टी का यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2010 में 141 जगह लड़े, 115 सीटें आई। ये इनका सबसे अच्छा उस समय परफॉर्मेंस था। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 81.6% स्ट्राइक रेट था। उसके बाद निरंतर ये नीचे आते गए हैं। 2015 में महागठबंधन के साथ लड़ा, 101 सीट्स ने मिली, 72% स्ट्राइक रेट। और 2020 में ये फिर से बीजेपी के साथ एनडीए के पार्टनर बने, 115 सीट पर लड़े, केवल इनको 43 सीट्स मिली। इनका स्ट्राइक रेट 37% था। उधर अगर आप आरजेडी को देखें तो 2010 में सबसे खराब परफॉर्मेंस था, 13% स्ट्राइक रेट। 2015 में सबसे अच्छा था स्ट्राइक रेट, जब नीतीश कुमार और कांग्रेस से मिलकर इन्होंने लड़ी थी, तो लगभग 80%। 2020 में 52%, 144 सीट पे लड़े और 75 सीट आई। तो क्या 2015 का सीट डिस्ट्रीब्यूशन एक वर्केबल फॉर्मूला था, जिसमें जेडीयू को 101 सीट दी गई थी, आरजेडी को 101 और कांग्रेस को 41? मेरे हिसाब से ये चीज नीतीश कुमार कभी नहीं मानेंगे। पिछली बार 115 सीट लड़कर उनको केवल 43 सीट आई थी, जबकि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्हें एक घबराहट हमेशा से मची हुई है कि उनका वोटर बेस बिहार में कम होता जा रहा है। और कई लोग ये बात बोल भी चुके हैं कि 2024 आने तक जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो वो कभी नहीं मानते कि वो 101 सीट पर लड़ेंगे। उधर आरजेडी भी 101 सीट पर क्यों मानेगी? उनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, जेडीयू का नीचे आ रहा था। तो वो भी 101 सीट पर मानने वाले नहीं थे। वो भी 140 के आसपास वो सीट अपने लिए मांगते। अब कांग्रेस को एक बार को आप छोड़ दीजिए, उनका बिहार में कोई खास वोटर बेस है नहीं। उनको अगर आएंगी भी तो 10-15 सीट्स आएंगी। तो मेरे हिसाब से, और मैंने कोई यहाँ पे कोई बड़ा डीप कैलकुलेशन नहीं किया है, ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जेडीयू को 80 से 85 सीट, आरजेडी को 120 से 130 और कांग्रेस को 30-35 सीट दे दी जाए। आपका क्या विचार है आप कमेंट्स में लिखिएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जेडीयू को बिल्कुल भी ये मान्य नहीं होगा। और 2014 का अगर हम जनरल इलेक्शन देखें, लोकसभा वाला इलेक्शन बिहार में, तो जेडीयू को केवल 2 सीट्स मिली थी। इनका 8% का वोट शेयर आया था। बीजेपी को तब 22 सीट मिली थी। जेडीयू अकेले ही चुनाव लड़ी थी। 2019 का चुनाव लोकसभा का जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। उस समय इनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा था। जेडीयू को 16 सीट आई थी और बीजेपी को 17 सीट्स। बिहार में जैसा आप जानते हैं 40 लोकसभा सीट्स हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व राज्य में ही होता है। रीजनल पार्टी पहले अपने स्टेट में जीतना चाहती है,
बाद की बात है कि वो लोकसभा इलेक्शन में क्या करे। तो नीतीश कुमार का सर्वाइवल पहले उनकी स्टेट बिहार में है। बिहार में अगर वो बने रहेंगे तभी वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ पाएंगे। फिलहाल बिहार में उनकी पोजीशन बहुत ही खराब होती जा रही है और जैसे कि उन्होंने अभी स्टेप लिए हैं उससे उनकी एक इमेज को भी काफी बड़ा धक्का लगा है। तो ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है इससे बिल्कुल साफ ये पता लगता है कि नीतीश कुमार जी हमेशा से एनडीए या बीजेपी के ही आदमी बने हुए हैं। जब जब वो किसी और पार्टी में गए हैं वो किसी मतलब से गए हैं। तो इस बार भी अगर आप, जैसा मैंने आपको दिखाया कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में वो रह ही नहीं सकते थे इंडिया अलायंस में, तो ये बात तो हम लोगों को बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी, ऑपोजिशन वालों को। ये हमारी गलती है कि हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी बात का पूरा फायदा उठाया है बीजेपी ने। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही एक सोची समझी आप स्ट्रेटजी बोल लीजिए, आप षड्यंत्र बोल लीजिए, कॉन्स्पिरेसी बोल लीजिए, ये बीजेपी ने खेली है और शायद उसमें वो सफल भी हो गए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट्स का आपका जरूर इंतजार रहेगा। एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।